हेलो डियर, आपका स्वागत है अपने अगले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ये दूसरा लेक्चर है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी है, सुनिए। जैसे फ़िलहाल मैंने क्या किया, मैं ये बातें इसलिए बताना चाहूँगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट नहीं, आपको ये सारी बातें पता चलेंगी। वो एक्चुअल में कितना वैल्यू रखता है जो चीज़ जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, कितना इम्पैक्ट आपके सिलेक्शन पर डाल सकता है, और ये जानना ज़रूरी है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे हाथ में, मान लो आपके हाथ में हीरा है, आपको हीरे की वैल्यू नहीं पता, तो आप उसको घुमा दोगे, उतना संभाल के नहीं रखोगे, है क्या पता कहाँ सस्ते में बेच दोगे। अगर आपको उसकी वैल्यू पता होगी तो देन आप उसको ठीक वैल्यू में बेचोगे, उसका ठीक यूज़ करोगे। तो जैसे कोई भी टीचर है वो कंसेप्ट कैसे इकट्ठे करता है, या फिर कोई भी टीचर है वो कंटेंट कैसे इकट्ठा करता है, कंसेप्ट या कंटेंट। ठीक है, इस सारी चीज़ को मैं कंटेंट ही बोलूँगा, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस। ये सारा क्या है, ये सारा कंटेंट है कि मैं आपको कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये बता रहा हूँ, और कौन कौन से क्वेश्चन मेरे पास इकट्ठे हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिनके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। दैट इज कंटेंट। एंड नंबर 2 वी हैव टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल का क्या मतलब है? टीचिंग स्किल का मतलब है कि अगर मुझे आपको कोई बात समझानी है तो मैं किस वे से उसको समझा रहा हूँ। आप मेरे बताई हुई बात क्लियर कट समझ पाते हो, नहीं समझ पाते हो, वो डिपेंड करता है कि मेरी टीचिंग स्किल कैसी है। अगर टीचिंग स्किल अच्छी है तो देन इन चीज़ों को हम अच्छे से, मैं आप तक डिलीवर कर पाऊँगा, आप इन चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ऑफ कोर्स टीचिंग स्किल जो है वही बंदे की लर्निंग कैपेसिटी पर भी डिपेंड करती है कि मैं कितने अच्छे से सीख सकता हूँ, कि सामने वाला कैसे सीखता है, कोई भी पर्सन कैसे सीखता है। और एक्सपीरियंस, अगर मैं जितने ज़्यादा साल पढ़ाता रहूँगा तो उतना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस होता रहेगा, उतने ही अच्छे से मैं स्टूडेंट से डील करूँगा। एंड नंबर 2, ये जो कंटेंट है ये भी ऐसे ही ओवर द टाइम मैं जितनी मेहनत करूँगा, मान लो कोई भी एग्ज़ाम हुए हैं, कोई भी पहले एग्ज़ाम हुए हैं, सीडीएस कितने सालों से हो रहे हैं, एसएससी कितने सालों से हो रहे हैं, तो मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ वहाँ से कंटेंट पिक करने के लिए, या फिर जो बढ़िया बढ़िया बुक्स हैं मार्केट में बाहर, ऑनलाइन जो सोर्सेज है, मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ वहाँ से कंटेंट पिक करने के लिए। ठीक है, तो ये तो जो है वो है एक्सपीरियंस के साथ ग्रो होएगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया है, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा था, इसके ऊपर बात करते हैं कि आज के दिन मामला क्या है। आज के दिन ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, और लगभग हर एक चीज़ का जो ऑनलाइन वाला मॉड्यूल है ऑफलाइन के कंपैरिजन में वो ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। आप भी ये लेक्चर ऑनलाइन एजुकेशन के कारण ही देख रहे हैं, है ना। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में एक और चेंज आया है, मैं टीचर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। जैसे मान लो मैं 5 साल से मान लो पढ़ा रहा हूँ, या मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो ब्रेन है वो एक तरीके से फंक्शन करता है। कोई और टीचर है वो 7 साल से पढ़ा रहा है, कोई और टीचर है वो 4 साल से पढ़ा रहा है। तो एक ही कंसेप्ट को अलग अलग पर्सन अलग अलग नज़रिए से देखता है ना। मैक्सिमम कंसेप्ट को तो वो सेम तरीके से देखेंगे, लेकिन हर एक पर्सन का कई बार कुछ चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो अलग हो जाता है। कई बार इस पर्सन का तरीका फास्ट होएगा, जिस वे से ये चीज़ देख रहा है, कई बार इसका फास्ट होएगा, कई बार इसका फास्ट होएगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मान लो मैं फ़िलहाल यहाँ पर हूँ, मैं ऐसे ग्रो कर रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ, मैं फ़िलहाल यहाँ पर हूँ और मेरे को 5 साल हो गए टीच करते हुए। तो और ग्रो करने के लिए मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा। मान लो किसी स्टूडेंट के ऑलरेडी 95% मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको 100% लेने के लिए उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस स्टूडेंट के कंपैरिजन में इसके 5% ही मार्क्स आ रहे हैं, उसको 10% लेने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी अगर मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और बार बार सेम सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में काफ़ी तेज़ ग्रोथ होएगी, उसके बाद जो ग्रोथ की स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो फिर मैंने एक काम किया कि अच्छा ठीक है, अगर मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपना इतना टाइम, इतनी एनर्जी इस काम के अंदर डिवोट किया है, तो और लोगों ने भी डिवोट किया है। जी हाँ, डेफिनेटली। तो मैंने क्या किया
कि जो टीचर कई कई सालों से पढ़ा रहे हैं उन सब का कंटेंट भी मैंने कंज्यूम किया, फ्री वाला भी, पेड वाला भी। और इसके अंदर जितने भी टीचर्स को आप ऑनलाइन इस मार्केट के अंदर जानते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सबका जो मेरे को लगा कि हाँ ये डिसेंट वे में डिलीवर कर रहे हैं चीज़ें, अच्छी चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं, 1% भी अगर मुझे चांस लगा तो मैंने उनकी बुक्स का कंटेंट, उनके कोर्सेज का कंटेंट, फ्री वाला, पेड वाला, हर एक कंज्यूम किया। तो उसमें मेरे को 2-3 तरह की चीज़ें मिली। 2-3 तरह की चीज़ें कैसी मिली? एक तो ऐसी चीज़ मिली जो वो टीचर थोड़े से बेटर वे में पढ़ा रहे थे, मेरे से थोड़े से बेटर वे में एक कंसेप्ट को पढ़ा रहे हैं। मैं कहे तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर मेरे को कुछ सीखने को मिला। दूसरी ऐसी चीज़ मिली कि लगभग 80% to 90% की सारे टीचर एक तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो सारे आदमी हैं, एक ही तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारे एक बेस्ट तरीके से चीज़ों को सोल्व करने लग जाते हैं। यहाँ पर मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ कि कंसेप्ट कौन से यूज़ हो रहे हैं, क्वेश्चंस की कलेक्शन क्या है। और तीसरी ऐसी चीज़ें मिली जहाँ पर मैं फास्ट हूँ, कि भाई यहाँ पर इस कंसेप्ट को जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ वो फास्ट है, ये टीचर यहाँ पर ये स्लो कर रहे हैं, ये इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर मैं फास्ट था वहाँ पर तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, जो 80-90% सेम था वहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। जहाँ पर दूसरे टीचर फास्ट थे वहाँ पर मेरे को फास्ट कंसेप्ट मिला है। और कई बार क्या हुआ कि ये उस तरीके से फास्ट हैं, जब इनका दिमाग मिला और मेरा दिमाग मिला, दोनों का देखने का नज़रिया मिला, तो ये तरीका था, इससे भी फास्ट तरीका ओवरऑल मैंने डेवलप कर लिया, मतलब मैं डेवलप कर पाया। वो उस तरीके से देख रहे हैं, मैं इस तरीके से, मैंने आज तक उस तरीके से देखा नहीं था, मैंने देखा तो और फास्ट तरीका आ गया। यहाँ पर जो मुझे तरीका मिला उससे ही फास्ट तरीका मुझे मिल गया। तो क्या हुआ, सपोज मैंने 200 घंटे का कंटेंट देखा कहीं पर, तो हो सकता है वहाँ पर मुझे 5 ही कंसेप्ट ऐसे मिले हों जहाँ पर चीज़ें इंप्रूव हुई हों, लेकिन एक टाइम के बाद तो जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे ही होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि फ़िलहाल जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर जो कंटेंट है, यानी कि जो कंसेप्ट्स हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस की कलेक्शन है वो टॉप नॉच है। मैंने इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है, मैंने अपनी मेहनत भी इसके अंदर जोड़ी है और भी लोगों की मेहनत मैंने, अगर मैं किसी एक्सपर्ट की मदद लेता हूँ तो क्या होएगा, जो जर्नी 3 साल में हम कवर करेंगे वो हम 1 महीने में कवर कर जाएंगे। ठीक है, तो जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसमें से बेस्ट चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। ये बेस्ट चीज़ों का मिक्सचर है फिलहाल जो आपको चीज़ें मिल रही, क्लियर है। ये नहीं है कि सिर्फ टीचर्स का कंटेंट, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर रेलवे के हैं, CDS के हैं, SSC के हैं, वो सारे भी सॉल्व करके, कैट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से रिलेवेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं। जो मतलब जो अपनी NCERT, RD शर्मा वो जो बुक्स है वहाँ से भी एडवांस मैथ्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तब जाके आपको ये मैथ्स का कोर्स मिल रहा है फिलहाल। ठीक है, तो टीचिंग स्किल मेरी जैसी है, अगर आपके साथ रिदम बन रही है तो दैट इज़ परफेक्ट। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि जो चीज़ आपको दी गई है वो कितनी खतरनाक है। इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन भी। इसी कोर्स को रिपीट करते रहो, इसके बाद आप डायरेक्टली क्या करो, सिर्फ मॉक टेस्ट दो। ठीक है, मॉक टेस्ट किसी भी बढ़िया कंपनी के उठा के दो, वहाँ पर आजकल बहुत सारी मॉक टेस्ट की कंपनियाँ प्रीवियस ईयर पेपर के मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, उनको भी दो। जो वो खुद बना रही है उनको भी दो, और अपनी स्ट्रेटजी अटेम्प्ट करने की बनाओ। कंटेंट के लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज दी बेस्ट कंटेंट अवेलेबल नाउ। एंड 2 तरीके से कंटेंट आपको दिया जा सकता है। एक तो आपको कंटेंट दिया जा सकता है कि मैं आपको लाइव पढ़ा दूं, और दूसरा आपको कंटेंट दिया जा सकता है कि मैं आपको रिकॉर्ड करके पढ़ा दूं, रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूं। और एक तीसरे तरीके से कंटेंट दिया जाता है VOD बैच की लाइव का ही रिकॉर्डिंग आपको दे दिया। तो जो बेस्ट फॉर्मेट है कंटेंट का वो ये है, रिकॉर्डिंग वाला। मैं स्पेशल आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं कोई लाइव बैच नहीं ले रहा, उसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं दे रहा। तो इससे होगा क्या, जब हम लाइव पढ़ाते हैं तो अगर मैंने रिकॉर्डिंग 1 घंटे की है तो वही कंटेंट देने के लिए मेरे को लाइव के अंदर लगभग 1.5 घंटे लग जाएंगे, मिनिमम 1.5 घंटे। तो अगर 200 घंटे का मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ तो वही कंटेंट 350
घंटे, सॉरी 300 घंटे में आपको दिया जाएगा। लेकिन लाइव में क्या है, डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन इतने सैकड़ों में स्टूडेंट पढ़ेंगे तो एक्चुअल में डाउट भी उतने अच्छे से नहीं बता सकते। उसका जो प्लस पॉइंट है वो भी हम इंजॉय नहीं कर पाते। हालांकि एक्सपीरियंस के साथ मेरे को पता है कि आप कहाँ पर फंसेंगे, उस चीज़ को मैं 2 या 3 बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेरे को नहीं लगता इस कोर्स के अंदर आपको कोई डाउट आ रहा होगा। और जहाँ पर भी डाउट आ रहा होगा यानी कि उस पार्ट में आपको सोचने की ज़रूरत है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा बैठ के, फिर वो क्लियर होंगे। और जो वीओडी वाला है ये तो सबसे बेकार पैटर्न हो गया उस हिसाब से, तो क्योंकि वो ना ही आप डाउट पूछ पा रहे हो और फिर भी बिना वजह लंबा कंटेंट मिल रहा है। तो आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, बेस्ट फॉर्मेट में मिल रहा है। ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ इसको पूरा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो इसे 2-3 बार रिपीट कर लो। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। सीधी बात मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया आपको कितनी खतरनाक चीज़ मिल रही है, तो 100% कॉन्फिडेंट होके आप इसे यूज़ करें। ठीक है, हाँ 11 मिनट मैंने ये बात आपको बताई है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अब हम स्टार्ट कर लें अपने कंसेप्ट लेक्चर 2 को। तो पेन एंड नोटबुक ले आओ। अब हम धीरे धीरे अपने, मैं आपका बेस बना चुका हूँ, ठीक ठाक सा बेस। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर बेसिक चीज़ें हम समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे और बढ़िया थोड़े से और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आगे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मेरा देखने से पहले आपने खुद सॉल्व करना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो जो 1 घंटे की क्लास है उसे देखने में हो सकता है आपको 1.5 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए, तो वो तो ऐसे लगेगा ही। आपको वीडियो पॉज करके देखनी पड़ेगी, खुद टाइम देना पड़ेगा। स्टार्ट करें फिर, लेट्स बिगिन। डायरेक्ट क्वेश्चन शूट करते हैं भाई, कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ। देखो ₹500 वाज, और ध्यान से प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से स्टेटमेंट को समझते हुए क्वेश्चन को करना है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ट्रेन नहीं छूट रही, आराम से प्यार से, सीखने में टाइम लगता है। ₹500 was invested at 12% per annum simple interest and a certain sum of money was invested at 10% per annum। ठीक है, 500 रुपये को 12% पे दिया गया, कुछ और रुपए थे उनको 10% पर दिया गया। इफ द सम ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोथ द सम, और दोनों सम के ऊपर जो ब्याज लगा ऑन बोथ द सम, 4 साल में वो 480 था, तो दोनों सम्स के ऊपर 4 साल में 480 रुपये लगा, 1 साल में कितना लगा होगा लिखने की जरूरत नहीं है, 120 रुपये। 120 रुपये ब्याज लग रहा है दोनों सम के ऊपर मिला के 1 साल में। अब देखो ये ब्याज 2 जगह से आया है, एक तो 500 रुपये के ऊपर 12% और एक और सम है पता नहीं वो कितना है उसके ऊपर 10%। तो 500 का 12% में निकाल सकता हूँ। 500 का 12% क्या है जी, 12 5 60, तो 60 रुपये तो यहाँ से आया, और बाकी के जो 60 रुपये, टोटल ब्याज 120 आया, बाकी के जो 60 रुपये आए हैं वो आए हैं किसी और सम के ऊपर जब 10% ब्याज लगा, तो उस सम का 10% क्या है 60, तो उस सम का 100% क्या हो जाएगा जी 600। तो जो दूसरा सम दिया गया था वो 600 रुपये था। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं, आगे बढ़े। ये देखो, ए लैंड्स ₹2,500 टू बी एन ए सर्टेन सम टू सी। ए ने कुछ रुपए बी को दिए 2,500 और कुछ रुपए सी को दिए एट द सेम टाइम एट 7% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 7% रेट लग रही है पर एनम। ठीक, आफ्टर 4 ईयर्स ए को 1120 रुपये मिले फ्रॉम बी एंड सी, देन द सम लैंड टू सी। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, 4 साल में उसको दोनों जगह से जो ब्याज मिला वो इतना मिला 4 साल में, 1 साल में कितना मिला होगा ये मनी मन में कर सकते हैं। 112 का आधा होता है जी 56, 56 का आधा 28, यानी कि 280 रुपये। 1 साल में 280 रुपये ब्याज लग रहा है। ठीक है जी, तो ये जो ब्याज लग रहा है ये किस रेट के हिसाब से लग रहा है, 2,500 के ऊपर भी 7% और जो दूसरा सम था उसका भी 7%। तो ये जितना भी टोटल रुपया दिया गया है उसके ऊपर 7% के हिसाब से रेट लग रहा है। तो ये मतलब कि जो भी टोटल रुपए दिए गए थे, ए ने कुछ बी को दिए कुछ सी को दिए, जो भी उसने टोटल दोनों को दिए उससे भी 7% ब्याज ले रहा है, उससे भी 7% ब्याज ले रहा है। ओवरऑल वो जितना भी रुपया उसने उधार दिया उसका 7% ब्याज ले पा रहा है 1 साल में। तो अगर 7% की वैल्यू इतनी है तो ये 7 का 40 गुना है, 7 चौके 28, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000। ओवरऑल उसने 4,000 रुपये दे रखे हैं, तभी वो 280 रुपये ले पा रहा है।
एज ए ब्याज 1 साल में। तो इस 4,000 में से उसने 2,500 दे रखे हैं जी बी को, तो सी को कितने दिए होंगे, बाकी के 1,500 दिए होंगे सी को। तो यहाँ पर उम्मीद है कि हम एंजॉय कर रहे होंगे, हम सीख पा रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, मुश्किल नहीं है फिर भी बता दूं। टोटल ब्याज 4 साल में इतना मिला, तो मैंने 1 साल का ब्याज निकाल लिया। अच्छा जी, और ओवरऑल वो 7% ब्याज इंजॉय कर रहा है, तो 7% की वैल्यू ये होएगी। तो 100% यानी कि 4,000 रुपये दे रखे हैं, उसमें से 2,500 दे रखे हैं ए को, तो बाकी के 1,500 दे रखे हैं किसको, सी को। अगला क्वेश्चन करो भाई। एक बार ये मेरे को वीडियो मैं पॉज नहीं करूँगा, मैं चलता रहने दूंगा, पता नहीं शायद घर में कोई घुसा है क्या। 2 मिनट इस क्वेश्चन को करते रहो, वीडियो बीच में रोकेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना पॉज किए। हाँ भाई, कोई नहीं घुसा, पड़ोसियों के घर से आवाज़ आ रही होगी। हेलो, कैसे A lent ₹5,000 to B for 2 years and ₹3,000 to C for 4 years। A ने 5,000 रुपये B को दिए 2 साल के लिए, 3,000 रुपये C को दिए 4 साल के लिए। ठीक है भाई, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम रेट के ऊपर दिए, एंड रिसीव्ड, हम मैंने मान लिया कि R% रेट पर दिए होंगे, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R% है, R% पर एनम, हर साल वो R% ब्याज ले रहा है। ठीक है, at the same rate of interest and received 2,200 रुपीज़ in all from both as interest। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। उसने 5,000 रुपये 2 साल के लिए दिए, या तो आप 5,000 रुपये 2 साल के लिए दे दो, या फिर आप 10,000 रुपये 1 साल के लिए दे दो, बात एक ही है, या फिर आप 2,500 रुपये 4 साल के लिए दे दो, बात एक ही है। अगर मान लो हर केस में रेट सेम % है, अगर मैं रेट को नहीं बदल रहा, मैंने 5,000 रुपये 2 साल के लिए दिए, तो 5,000 के ऊपर 2 साल तक ब्याज ले लो, या फिर इसको डबल करके इसको हाफ कर दो। इसको मैंने डबल किया तो इसको हाफ कर दिया। 10,000 के ऊपर 1 साल का ब्याज, 5,000 के ऊपर 2 साल का ब्याज, 2,500 के ऊपर 4 साल का ब्याज, या फिर 500 रुपये के ऊपर, मैं जीरो को वहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, 20 साल का ब्याज। ये सेम ही बात है। क्लियर है जी? ठीक है, क्योंकि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम पर। सो तो कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर रेट हर एक केस में सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रिंसिपल और टाइम है, अगर मैं प्रिंसिपल को डबल कर रहा हूँ, टाइम को हाफ कर रहा हूँ, तो ओवरऑल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम ही रह जाएगा। ठीक, तो इस कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, तो 5,000 रुपये उसने 2 साल के लिए दिए, तो या फिर मैं ऐसे मान लूँ कि 10,000 रुपये, 5,000 के ऊपर 2 साल का ब्याज, या फिर 10,000 के ऊपर 1 साल का ब्याज, बात तो सेम ही है। तो मैंने मान लिया कि उसने 10,000 रुपये 1 साल के लिए दिए, और रेट कितना है, रेट है R%। तो 10,000 रुपये अगर 1 साल के लिए देगा, तो 10,000 रुपये के ऊपर 10,000 का R% जो भी होता है उतना ब्याज लग जाएगा। तो 5,000 का 2R%, या फिर 10,000 का R%, सेम बात है। तो फर्स्ट केस में ब्याज कितना लगेगा, 10,000 का R%। सेकंड केस में उसने 3,000 रुपये 4 साल के लिए दिए, या फिर आप ऐसे मान लो 4 दिए 12,000 रुपये 1 साल के लिए दिए। तो अगर 12,000 रुपये 1 साल के लिए देगा,
तो भैया 12,000 का R%, ये हम मेंटली कर सकते थे। ओवरऑल जो उसे ब्याज मिलेगा, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, वो 22,000 का, अब 2R मत जोड़ देना, कई लोग इसको जोड़ देंगे 22,000 का 2R%, इसका R%, इसका R%, 22,000 का R%, टोटल जो हमें ब्याज मिल रहा है वो 22,000 का R% मिल रहा है। और ब्याज कितना मिला, ब्याज हमें मिला 2200। तो देख लो 22,000 के कंपैरिजन में कितना है, ये 22,000 के कंपैरिजन में 10% है, तो रेट हमारी कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। यानी कि हमने क्या देख लिया कि जो हमारा ब्याज होगा वो 22,000 के R% के बराबर होगा। तो 22,000 का कितना परसेंट है, ये वही R% होएगा। तो सिंपली अगर मान लो डायरेक्टली 10% ना दिखे तो वो 2200 है, इसके अंदर इसका 1% कितना है, इसका 1% है 220, इसके अंदर 220 कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, यानी कि 10%। दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस, ऐसे करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। आगे भी इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। कभी भी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने 1% भी टेंशन नहीं लेनी है अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई। चीज़ों को इतने बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा कि जहां पर भी जितनी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है उससे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करवा रहा हूँ। हाँ, फिर भी आपने कोर्स को हमेशा कम से कम 3 बार रिपीट करना भाई। अब मान लो कई स्टूडेंट को ये लगेगा कि सर 3 बार रिपीट करना है। अगर आप 3 बार रिपीट करने के लिए तैयार नहीं हैं तो दूसरे स्टूडेंट हैं 3 बार रिपीट करने के लिए तैयार, तो जॉब तो उनकी लग जाएगी। सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा। तो ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, उसके बाद आपकी इच्छा है और आपको डेफिनेटली पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर आपको भले ही ना समझ में आ रहा हो, ना मज़ा आ रहा हो, तो भी एक बार बने रहो, आपको समझ में भी आएगा, मज़ा भी आएगा, रिपीट भी होंगी चीज़ें, मतलब आप रिपीट भी कर पाओगे। ठीक है, ओके जी। Murphy borrowed rupees 5,000 from Jaskirat at 5% per annum simple interest for 4 years. मर्फी एक बंदा है, उसने 5,000 रुपये उधार लिए जसकिरत से 5% पर एनम पर 4 साल के लिए। तो हर साल कितना ब्याज देगा, जो भी 5% बनता है हर साल उतना ब्याज दे देगा। He then added some more money to the borrowed sum and lent it to Bahadur for same period at 7% per annum. उसने 5,000 के अंदर कुछ और रुपए ऐड किए अपने, उसने लिए 5,000 थे, 5,000 उसने लिए, मैंने आगे से 5,000 रुपये लिए, फिर मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ रुपए ऐड किए और ये सारे आगे दे दिए। ठीक है, और आगे जब मैंने दिया तो 7% पर दे दिया, तो मैं आगे से कितना ब्याज ले रहा हूँ, मैं आगे से ब्याज ले रहा हूँ 7%, और आगे ब्याज कितना दे रहा हूँ, मैं आगे ब्याज दे रहा हूँ 5%। तो मैं बीच में कुछ बचा रहा हूँ, और जो रुपए मैंने खुद दिए हैं उसमें मैंने आगे से 5,000 रुपये लिए, वो 5,000 आगे खिसका दिए, तो 5,000 के ऊपर मैंने 7% लिया, आगे भी मैं देनदार हूँ, मैं आगे भी 5% दूंगा क्योंकि मैंने 5,000 तो आगे से लिए हैं। जो रुपए मैंने खुद ऐड किए हैं उसके ऊपर थोड़ी उसको दूंगा, वो तो मेरे रुपए हैं, उस पर तो सारा ब्याज मैं ही रखूंगा, बस ये समझना है। तो टोटल उसने कितने रुपए दिए, टोटल उसने रुपए दिए हैं 5,000 प्लस एक्स। ठीक है, इसके ऊपर वो 7% लेगा, 5,000 के ऊपर 7% लेगा, लेकिन 5% आगे दे देगा। इसका सिर्फ 2% बचा पाएगा, इसका 2% कितना है 100, 1 साल की बात कर रहा हूं। इस एक्स, ये एक्स रुपए उसने खुद ही आगे दिए थे, तो इसके ऊपर वो पूरा 7% लेगा और अपने पास ही रखेगा, तो 7% ऑफ एक्स। तो नेट 1 साल में वो इतने रुपए बचा पाएगा, और वो 1 साल में बचा कितना पाया, मर्फी को भैया फायदा हुआ है 680 रुपये का पूरे 4 साल में। तो 680 को 4 से डिवाइड कर दें, 170 रुपये, 680 डिवाइडेड बाई 4, तो 170 रुपये का उसको नेट फ़ायदा हुआ। 170 में से 100 इधर रहे, तो यानी कि यहाँ पर कितने होंगे 70। तो 7% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 70, 7 का 10 गुना है, तो 100%, 100 का 10 गुना 1000 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं लिख रहा हूँ, एक आधी चीज़ें जैसे डायरेक्टली मैंने इसे 10 गुना देख के करवा दिया, बिकॉज मैं आपको ऐसी आदत लगवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बीच का रास्ता मैं यूज़ कर रहा हूँ, ना मैं ज़्यादा लिख रहा बिना वजह आपको ज़्यादा की आदत पड़ जाए, ना मैं कम लिख रहा कि आपको समझ में ही ना आए। अगला क्वेश्चन, गोपाल बोरोज रुपीज एक्स फ्रॉम अंकित एट 8% एनुअल इंटरेस्ट, ही देन एड्स रुपीज वाई ऑफ हिज ओन मनी एंड लैंड्स रुपीज एक्स प्लस वाई टू ईशान एट 10%। उसने आगे से कितने रुपए लिए हैं जी, मैंने कहीं से एक्स रुपए लिए, ठीक है, फिर मैंने उसके अंदर वाई रुपए और ऐड लिए,
y रुपए और ऐड किए और आगे दे दिए। तो जो x रुपए मैंने आगे से लिए थे उसके ऊपर आगे से मैंने जिस रेट पर रुपए लिए हैं उतने रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन y रुपए मेरे खुद के हैं, उनका सारा ब्याज मैं खुद रखूँ। ठीक है, तो उसने किस रेट पर लिए हैं? गोपाल ने अंकित से 8% पर लिए हैं। ठीक है, और आगे उसने दे दिए हैं ईशान को 10% पर। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में, आफ्टर रिटर्निंग अंकित ड्यू, जब उसने अंकित से रुपए लिए थे ना, अंकित को जब उसने, गोपाल भाई ने जब रुपए दे दिए, द नेट इंटरेस्ट रिटेन्ड बाई गोपाल इज द सेम दैट एक्रूड टू अंकित। मान लो कौन है गोपाल, मैं हूं गोपाल, तो मैंने आगे से रुपए लिए, कुछ मैंने खुद ऐड कर दिए, फिर सारे आगे दे दिए। तो साल के एंड में क्या हुआ, मैंने उसको जितना इंटरेस्ट दिया है बंदे को, उससे रुपए लिए थे, उसके पास जितनी बचत हुई है और मेरे पास जो बचत हुई है वो सेम है। तो आगे से मैंने कितने रुपए लिए थे? मैंने सिर्फ एक्स लिए थे। तो अंकित को मैंने 8% पर लिए थे, तो उसको तो मैं 8% दे दूंगा, 8% ऑफ एक्स में दे दूंगा। ये ले भाई, तेरे से एक्स रुपए लिए हैं 8% पर, ले एक्स का 8%। अब मेरे पास कितने बचेंगे? मैंने आगे एक्स प्लस वाई दिए हैं, तो इस पूरे के ऊपर 10% मामला आएगा मेरे पास, इस पूरे का 10%। तो एक्स का 8% तो मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, मेरे पास एक्स के 2% की बचत होगी, और वाई जो है ये मेरा ही रुपया है, वाई का पूरा 10% की बचत होगी, 10% ऑफ वाई। तो ये मेरी बचत है और ये उस बंदे की बचत है, और ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि 6% ऑफ एक्स इज 10% ऑफ वाई। यहाँ पर एक्स और वाई का रेशियो हम निकाल सकते हैं। 2 से काट दिया मैंने। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या बताया है, ध्यान से सुनिएगा। ऑन दी अदर हैंड, ये तो इस हैंड पर रुपए लिए थे, अब दूसरे हैंड की बात हो रही, दूसरे हाथ पर। ऑन दी अदर हैंड, हैड गोपाल लेंट x प्लस 2y टू ईशान एट 10%, उसने एक्चुअल में क्या किया, x रुपए लिए और उसके अंदर y ऐड करके दे दिए। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये y और ऐड कर देता, उसने सिर्फ y ऐड किया, एक y और ऐड कर देता और 10% पर ही देता, देन द नेट इंटरेस्ट रिटेन्ड बाई हिम वुड हैव इंक्रीज्ड बाई ₹150। तो जो नेट इंटरेस्ट जितना भी उसको फायदा हुआ है वो 150 रुपये और ज़्यादा हो जाता। तो अगर ये वाई रुपीज़ और ऐड कर देता तो इसको परसेंटेज में फ़ायदा बताओ कितना, रेट 10% है, 10% ब्याज ले रहा है, तो वाई और ऐड कर देता तो भाई वाई का 10% और फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाता। जितने रुपए एक्स्ट्रा ऐड करेगा उसका 10% और फ़ायदा हो जाएगा, 10% ब्याज ले रहा है, तो उसको 10% ऑफ वाई फ़ायदा और हो जाता परसेंटेज में, और रुपए में ये बोल रहे हैं 150 फ़ायदा हुआ, यानी कि 10% ऑफ वाई इज इक्वल टू 150, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 1500, 100% ऑफ वाई। और y की वैल्यू अगर 1500 है, कितने गुना है, 50 गुना। अब वो पूछ क्या रहे हैं, कहाँ पूछते रहे भैया आपसे, इफ ऑल द इंटरेस्ट आर सिंपल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो 5 और 3 8, 8 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है भैया, 50 गुना कर दो, 8 इंटू 50 कितना आ जाएगा, 400। 50 गुना है क्या, तो 8 400 ही आएगा, 4000 तो नहीं आएगा। 10% की वैल्यू इतनी है, 50 नहीं 500 गुना है, वही मैं सोच रहा। आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन बताओ। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ्स एट 7.5% पर एनम एक्सीड्स, अगर किसी रुपये के ऊपर ये जो ब्याज है ये ज़्यादा है इस ब्याज से, ऊपर कितने परसेंट ब्याज लगेगा भैया, ब्याज कितने परसेंट लगता है, ब्याज कितने परसेंट लगता है, R इंटू टी परसेंट, परसेंटेज में ब्याज देखना है तो R इंटू टी, यही करूँगा। तो पहले वाले केस में ब्याज कितना लग रहा है, इसको मैं साल में कन्वर्ट करूँगा, ये मंथ है तो मैं 12 से डिवाइड करूँगा, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ऊपर वाले केस में ब्याज लग रहा है 15/12 गुणा 15/2%, और सेकंड वाले केस में कितने परसेंट ब्याज लग रहा है, 8 महीने, तो 8/12 गुणा 25/2%, ये परसेंटेज में है, यहाँ पर इतने परसेंट, यहाँ पर इतने परसेंट, तो इन दोनों का डिफरेंस उसने बता रखा है, तो मैं यहाँ पर डिफरेंस ले लूँ। नीचे 24 है, ठीक है, 15 इंटू 15 225, 25 8 200, 225 माइनस 225, तो 25/24% का फर्क आएगा दोनों इंटरेस्ट के बीच। 25/24% किस चीज़ का, प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल का 25/24% इतना है, तो प्रिंसिपल कितना होएगा
तो इसको मैं 25/24 से डिवाइड कर रहा हूँ। 32.50 को मैंने डिवाइड कर दिया 25/24 से, ये आ गया 1%, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ गया 100%। दैट्स इट। इस पॉइंट से 2 जीरो गई, 25, 25 एकम 25, 25 साते 75, 170, 24 साते 168, 16, 24 और 16 4080। गलत चला गया क्या मैं? 24 साते 168, 16, 24 और 16 तो यार 40 ही होएगा। कहाँ गलत हो गए भैया हम? तो 25 से गलत क्या होएगा फिर? 25 से कम 75, 24 दिए 72, 7, 24 और 7, 3120। आंसर इस ऑप्शन सी। क्लियर है? गेटिंग मी? अगला क्वेश्चन बताओ। The difference between the simple interest received from two different sources on rupees 1500। 1500 रुपये को अगर दो अलग अलग सोर्सेज पर दे दें, अलग परसेंट पर दे दें, अलग परसेंट पर दे दें, तो 3 साल में जो डिफरेंस आता है वो आता है 13.50 रुपये का। भैया मान लो आप 1500 रुपये को 7% पर दे रहे हो, 5% पर दे रहे हो, है तो 1 साल में कितने का फर्क आएगा? तो 1 साल में 2% का फर्क आएगा, सीधा सीधा। तो जो भी फर्क आएगा वो हम देख लेते हैं कितने परसेंट है। यहाँ पर देखो जरा, जो भी फर्क आया है वो 1500 का कितना परसेंट है? तो 1500 का 1% है 15। अगर मैं 15 को 9 गुना करूँ, 15 नहीं में 135, तो 135 का ये 1/10 है। तो ये इसका 9% नहीं है, ये इसका 0.9% है। तो इसका मतलब जो ब्याज में फर्क आया है वो 0.9% है 3 साल में। अगर 3 साल में 0.9% का फर्क क्रिएट हुआ है, तो जो रेट थी उन दोनों के बीच में 0.3% का फर्क था। मुझे पता नहीं यहाँ पर कितनी रेट थी, यहाँ पर 5 हो सकती है, यहाँ पर 5.3 हो सकती है, यहाँ पर 7 हो सकती है, यहाँ पर 7.3 हो सकती है, बट इनके बीच में जो फर्क है वो 0.3 का, इतना श्योर है। ठीक है। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर ये रुपीज़ नहीं आएगा, डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये पता नहीं परसेंटेज यहाँ पे क्यों नहीं है, होना चाहिए, इट्स ऑप्शन सी। फिर या फिर आप ऐसे देख सकते हो, कैसे देख सकते हो कि 3 साल में इतना फर्क हुआ है, तो 1 साल में कितना फर्क होता है भाई? इसको 3 से डिवाइड करो, 4.5 रुपीज़ का। 1 साल में इतना फर्क होता तो 4.5 रुपीज़ इसका कितना परसेंट है वो हम देख लेते। तो इसका 1% है 15, तो मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा, देख लूंगा भैया कितने परसेंट है। 15 × 45, 0.3, तो 0.3%, सॉरी 0.3%। क्लियर है? If rupees 12,000 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for 3 years at 12% per annum is equal to simple interest on the second part for 4.5 years at 16% per annum। 12,000 रुपये को 2 हिस्से में दे दिया, इस तरीके से दे दिया पहले हिस्से के ऊपर 3 साल के अंदर 12% के हिसाब से जो ब्याज है वो सेम है जितना दूसरे हिस्से के ऊपर 4.5 साल में 12% के हिसाब से ब्याज होगा। तो फर्स्ट पार्ट को मैंने मान लिया कि भैया एफ रुपीज़ होंगे, एफ का कितने परसेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ब्याज कितने परसेंट लगता है वो कैसे पता चलता है? रेट इनटू टाइम, ब्याज कितने परसेंट है, तो एफ का कितने परसेंट, एफ का 12 तो ये 36%, इज इक्वल टू सेकेंड सम मैंने एस मान लिया, एस का बस मल्टीप्लाई कर दो 16 × 9/2। एग्जैक्ट निकालना जरूरी नहीं है, अलग से ऐसे ही रख दो, इनको काटते रहो। एफ का इतने परसेंट इज इक्वल टू एस का इतने परसेंट। ठीक है, एफ और एस का रेशियो मिल जाएगा, 2 × 16, 9 × 8 72, 36 × 72, तो एफ बाई एस इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, एफ और एस का रेशियो मिल गया। टोटल कितने रुपए थे? टोटल रुपए थे 12,000। टोटल यूनिट्स के अंदर कितने हैं? 3, 3 की वैल्यू 12,000, ये 3 का 4,000 गुना है, 3 चौके 12। ठीक है, उसने पूछा क्या ग्रेटर सम, तो 2 का 4 गुना कितना होएगा? 2 चौके 8, 8,000। आंसर विल बी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस कई आते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, टेंशन मत लो। बताओ।
CGL 2018 Tier 2 का क्वेश्चन है। The sum of rupees 5,000 is divided into two parts such that the simple interest on the first part, तो फर्स्ट पार्ट का कितना परसेंट भाई, कितना परसेंट, टाइम और रेट का मल्टीपल, ब्याज इतना ही परसेंट होता है। तो 5 चौके 20 और 21/5 गुणा में 6 18 20/3। फर्स्ट पार्ट का इतना परसेंट जो है वो डबल है। अच्छा ठीक है, डबल है, किससे डबल है भाई, सेकंड पार्ट के इतने परसेंट से। 4 दूनी 8 और 3 11/4 गुणा 4, दैट्स इट। रेशियो निकाल लो, 3 7 21, 5 चौके 20, 4 4 2 2, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का रेशियो, यहाँ पर हमारे पास क्या है 11 और यहाँ पर हमारे पास क्या है 7 दूनी 14, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अगर 11 यूनिट है तो सेकंड पार्ट जो है 14 यूनिट है, और दोनों पार्ट मिलकर कितने हैं 25 यूनिट है, और यहाँ पर क्या बताया गया है इतने हैं। तो 25 से अगर आप इसको काटोगे 25 दूनी 50, 200 गुना है। एक्चुअल चीज़ है रेशियो की 200 गुना है। अब इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने पूछा है डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कितना है भाई, इनका डिफरेंस है 3, एक्चुअल चीज़ें 200 गुना है, तो 600 है एक्चुअल डिफरेंस, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा कर रहे हैं हम, आगे बढ़ें। बताओ, ये सबसे मुश्किल फॉर्मेट है चीज़ों को ऐसे रिकॉर्ड करके देने का, क्योंकि मैं भी बीच में इतना रुक नहीं सकता। क्यों नहीं रुक सकता, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं क्या रुकूंगा। लाइव हो तो मैं आपको सॉल्व करने का टाइम दूंगा, अब तो आप पॉज करके कर लेंगे, बट मोस्ट एफिशिएंट वे है तो ठीक है, बढ़िया है, हम दोनों के लिए ठीक है। A sum of rupees 50,250 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for this much time this much rate। तो फर्स्ट पार्ट के ऊपर कितना ब्याज भाई, 7.5 साल यानी कि 15/2, रेट क्या है 8 24 और 1 25/3। दिस इज 5/2 टाइम्स, किसका 5/2 टाइम्स है, सेकंड पार्ट के ऊपर। एक्चुअल क्वेश्चन है 2020 के Tier 2 का ये 21/4, इसको मैं लिख रहा हूँ 5 चौके 20 21/4 गुणा 8, सॉल्व कर लो। 3 5 15, 2 से 2 गया, ठीक है। इस 5 से ये 5 गया, और कोई कट रह गया, 4 दूनी 8, और कट नहीं रहा। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 21 दूनी 42 और 25, ठीक है। और जो टोटल मनी है वो इतना है। रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल मनी कितना है, रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल मनी है 67। 67 की ये वैल्यू है, ये कितने गुना है मुझे तो दिख नहीं रहा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 67 यूनिट की ये वैल्यू है, तो 1 यूनिट की ये वैल्यू, और हमें निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट्स। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है भाई, बताओ, 17 यूनिट का। तो 17 यूनिट की वैल्यू बतानी है, कर लो सॉल्व। 67 का टेबल आना चाहिए इसके लिए। 67 कितने पर जाएगा, 6 8 48 पर तो जाएगा नहीं, 7 पर जाएगा। 7 के 42, 7 के 42 और 4, रुको क्या करते हो देश बाबू, गलत कर दिया। 7 7 49, 42 और 4 46, 469। 31 इंटू 33 335, 5 पर जाएगा। ये लो भाई 17 इंटू 75, 17 5 85, 8 17 7 119 और 8 127, 12,750, दैट इज ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है, इस तरह इक्वेशन कर लेंगे। उसी तरह क्वेश्चन है, करो। ए पर्सन हैड लेफ्ट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000 टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज टू सन्स एज्ड 14 ईयर एंड 12 ईयर सच दैट दे गेट इक्वल अमाउंट, ताकि उनको इक्वल अमाउंट्स मिले। व्हेन ईच अटेन्स 18 ईयर्स ऑफ एज, जब हर एक बंदे की उम्र 18 साल हो जाए, ठीक है। इफ द अमाउंट गेट्स ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, अगर जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम है, द यंगर सन शेयर एट प्रेजेंट इज, फिलहाल यंगर सन का शेयर क्या है। तो ये देखो, ये इसका एल्डर सन है, ये बड़ा है, ये छोटा है। एल्डर सन को उसने जो भी रुपए दिए हैं उसको कितना टाइम मिल रहा है ग्रो होने के लिए, 4 साल। एल्डर सन का अमाउंट मैंने मान लिया ई, तो मान लो एल्डर को ई रुपए दिए, यंगर को वाई रुपए दिए। एल्डर सन को उसने जितने भी रुपए दिए हैं उसके ऊपर 4 साल ब्याज लगा है,
5% के हिसाब से, तो 5 चौके 20% ब्याज लगा है ओवरऑल। लेकिन यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल नहीं है, इक्वल अमाउंट्स, अमाउंट इक्वल है, मिश्र धन इक्वल है। तो अगर इंटरेस्ट 20% लगा है तो अमाउंट क्या है, ई का 120%। ये बराबर है, अगर यंगर सन को y रुपए मिले हैं उसका कितने परसेंट, 12 साल उम्र है उसकी, तो 18 साल का जब वो होएगा तो टोटल 6 साल उसके और बचते हैं। तो 6 साल 5% के हिसाब से 6 5 30, 30% ब्याज लगेगा, नेट अमाउंट विल बी 130%। एल्डर सन का 120% इज इक्वल टू यंगर सन को जो रुपये मिले उसका 130%। तो आपको एल्डर और यंगर का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है जी, 13:12। क्लियर। तो उसने नेट कितने रुपए बांटे थे, नेट इतने रुपए बांटे थे, तो 13 और 12 25, तो 25 रुपए की वैल्यू ये है। क्या पूछ रहे हैं वे, यंगर सन को कितना मिला, तो 12 की वैल्यू पूछ रहे हैं। अगर 25 की वैल्यू वो है तो 1 की वैल्यू कितनी होएगी, ये 12 की वैल्यू कितनी होएगी, 25 चौके 100। अब मेरे पास 12 है, 12 है, एक 4 है, इस 4 में से एक 2 इधर दे दो, एक 2 इधर दे दो, दोनों 24 हो जाएंगे। और बिकॉज स्क्वायर करना हमारे लिए इजी होता है, और 24 का स्क्वायर तो हमें याद है 576। आंसर विल बी 57,600। ओके, आगे बढ़े, बताओ जी। If rupees 7700 are divided among 3 brothers Anuj, Vijay and Dheeraj in such a way that the simple interest on each part at 5% per annum after 1, 2 and 3 years respectively remains equal। जो सिंपल इंटरेस्ट है, अब की बार अमाउंट इक्वल नहीं है, अब की बार सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। ठीक, तो 3 हिस्सों में रुपए बांटे हैं, एक के ऊपर 1 साल का, एक के ऊपर 2 साल का, एक के ऊपर 3 साल का, जो ब्याज है वो बराबर है। और रेट कितनी है, 5%। तो 5 एकम 5%, 5। तो अनुज को मान लो ए रुपए दिए गए हैं, तो अनुज को जितने भी रुपए दिए गए उसके ऊपर ब्याज कितना लगा है, 5%। तो उसका 5% इज इक्वल टू विजय का 2 साल के लिए 5% की रेट, विजय को जो भी रुपए दिए हैं उसका 10% बराबर है 15% ऑफ धीरज। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। और जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो आपने क्या करना होता है, हम रेशियो में सीखेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 काम कर सकते हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं कि आपको ए वी और डी का रेशियो मिल जाएगा, ए वी और डी का। अगर ए वी और डी के गुणा में जो भी चीज़ें हैं उनका रेसिप्रोकल वहाँ पर लिख दो। 1 का रेसिप्रोकल 1/1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, और इन सब को आप मल्टीप्लाई कर दो 3, 2 और 1 के एलसीएम से, यानी कि 6 से। हम रेशियो को सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो तो रेशियो रहता है। अगर 2 चीज़ों का रेशियो 1:2 है और आपने इनको डबल कर दिया तो रेशियो 2:4 हो जाएगा, वो बात तो सेम ही है, ये डबल है इससे। तो 6 3 2 ये हम रेशियो के अंदर सीखने वाले हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं, इसी चीज़ को अचीव करने का एक थोड़ा सा इसे फास्ट तरीका है कि इनके जो कोफिशिएंट हैं 1, 2 और 3, इनका जो एलसीएम है उससे इनको डिवाइड कर दो। 1, 2 और 3 का एलसीएम 6 होएगा, तो ये हो जाएगा a/6 = v/3 = d/2। और जब भी आपको इस फॉर्मेट में चीज़ें मिलें, यानी कि आपको ए वी और डी का रेशियो मिल गया 6:3:2। अगर अनुज को 6 रुपये मिले हैं तो क्या है, विजय है, विजय को 3 मिले हैं, विजय माल्या को कम मिले हैं अब की बार। ठीक है, और धीरज को 2 रुपये मिले। इन्होंने क्या पूछा है, अनुज का भाग धीरज के भाग से कितना अधिक है, तो अनुज का भाग धीरज के भाग से कितना अधिक है, 4 यूनिट ज़्यादा है। और टोटल रुपया कितना है, 6 और 3 और तो 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू ये है जी, 4 यूनिट की वैल्यू है पूछ रहे हैं 2800। ठीक है, विजय माल्या अब थोड़े से कम रुपयों में खेल रहा है बेचारा, पहले बहुत ज़्यादा रुपयों में खेल चुका है वो। ये देखो, ए पर्सन इन्वेस्ट्स मनी इन 3 different schemes for 6 years, 10 years, 12 years at 10%, 12%, 15% simple interest respectively. At the completion of each scheme he gets same interest। हर एक स्कीम जब पूरी हुई तो उसको इंटरेस्ट सेम मिला, तो हमें इनके ब्याज को इक्वेट करना पड़ेगा।
6 साल के लिए 10% के हिसाब से 60% ब्याज लगा होगा, तो 60% ऑफ जो भी फर्स्ट स्कीम थी उसको मैंने ए मान लिया, इस इक्वल टू 12 × 10 120% ऑफ दूसरी स्कीम बी, और 15 × 12 180% ऑफ तीसरी स्कीम सी। सिर्फ मैंने इंटरेस्ट को इक्वेट किया है, ठीक है। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 थी 180, ठीक है। इतना इंटेलिजेंट तो मैं हूँ कि 60 का पहाड़ा मुझे आता है। अब इन सबको 6 से डिवाइड करेंगे, 3, 2 और 1 का एलसीएम, तो 6 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, मैं मन ही मन डिवाइड कर रहा हूँ, a/6 = b/3 = c/2, हमें इनका रेशियो मिल गया। द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 6:3:2, दैट इज ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है। ये सवाल करो, अब देखता हूँ कितने लोग करेंगे। CGL Tier 2 का सवाल है, 2015 में पूछा गया था, यानी कि एक्चुअल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। The sum of ₹7930 is divided into 3 parts and given on loan at 5% simple interest, A, B and C, 2, 3 and 4 years. Okay. If the amount of all the 3 are equal, जो amounts हैं वो equal है after their respective period of loan, A को कितने रुपए मिले, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि A, B और C को A, B और C इतने ही रुपए मिले हैं, और इनके ऊपर ब्याज वगैरह लग के जो अमाउंट है वो सेम है। तो ए के ऊपर कितना ब्याज लगा, 5% के हिसाब से 2 साल में 5 दूनी 10, 10%। अमाउंट की बात हो रही है तो 110% ऑफ ए, ब्याज की नहीं अमाउंट की। 5 दिए 15, 115% ऑफ बी इस इक्वल टू 5 चौके 20, 120% ऑफ सी। इस चीज़ का हमें रेशियो निकालना है, तो काट लें इनको, इसी रंग से काट लेते हैं। 5 से 22, 5 से 23, 5 से 24। तो अभी आप क्या करोगे, 22, 23 और 24 का एलसीएम लोगे और उसके बाद उससे डिवाइड करोगे। लेकिन ऐसा करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उसी काम को थोड़ा सा फास्ट अचीव करने का तरीका बताऊं। आप इनका एलसीएम मत लो, एलसीएम से डिवाइड करना ज़रूरी नहीं है। आप 22, 23 और 24 के प्रोडक्ट से डिवाइड करो। तो जब आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे 22 × इन तीनों के प्रोडक्ट से, तो 22 से 22 कट जाएगा, यहाँ पर 23 से 23 कट जाएगा, यहाँ पर 24 से 24 कट जाएगा। तो एक्चुअल में क्या बचेगा, एक्चुअल में अगर आप 22, 23 और 24 के प्रोडक्ट से इनको डिवाइड करोगे, ए के साथ 22 है तो ए के नीचे 22 के अलावा बाकी दोनों आ जाएंगे, इस इक्वल टू बी के पास 23 के अलावा दोनों आ जाएंगे, और सी के पास 24 के अलावा दोनों आ जाएंगे ना। मैंने इन सब के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया। अब अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो, रेशियो छोटा करना चाहते हो, अब अगर कोई चीज़ कट रही है तो आप काट सकते हो कि 2 से मैंने काट दिया 12, 12, 11, अब और कुछ कटेगा नहीं। एलसीएम लेते तो हम ये वाली वैल्यूज आती, लेकिन हमने वही काम फास्ट कर लिया, ठीक है। हाँ जी, अब देखो, अब अपने पास 2 ऑप्शन है। क्या 2 ऑप्शन है कि ए को कितने रुपए मिले इसका प्रोडक्ट निकलेगा उतने रुपए, बी को इतने रुपए, सी को इतने रुपए, इनका रेशियो आ जाएगा ए, बी और सी का, और फिर हम निकालेंगे कि ए को कितने मिले। उसने ए का पूछा है ना, उसने ए का पूछा है। हम वैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली हम कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वैसे करने की जरूरत नहीं है। ए को जो भी रुपए मिले वो 23 × 12, बिकॉज ये रेशियो ही है ना ए, बी और सी का, ये रेशियो ही है। तो ए को जो भी रुपए मिले वो 23 का मल्टीपल है। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ एक्चुअल वैल्यूज है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो 23 का मल्टीपल होना ज़रूरी है ए को जो भी रुपए मिले उसका, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि 23 के मल्टीपल कितने हैं। ये तो नहीं है भाई 23, ये है, ये पॉसिबल आंसर है। ये नहीं है कि जो मल्टीपल है वही आंसर होगा, क्या अब तो 2 मल्टीपल हो, फिर करना पड़ेगा। ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही पॉसिबल आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो एग्जाम में हम इसको ऐसे करेंगे, अदरवाइज आप कैसे कर सकते हो, जो अपना नॉर्मल तरीका है, इनके प्रोडक्ट को सोल्व करो, इनके प्रोडक्ट को सोल्व करो, इनके प्रोडक्ट को सोल्व करो, ए को कितने रुपए मिलेंगे, दिस डिवाइडेड बाई इन तीनों का सम गुणा में, ये तो आप कर ही सकते हैं ना। ये बताओ अब, पानी की बोतल में लाया नहीं, मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ ऐसे ही।
देखते हैं। ₹18,210 is invested in 3 schemes A, B and C for 5, 8 and 4 years respectively. If these 3 schemes give a simple interest of इतना इतना रेट है, ठीक है भाई। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ए पर्सन गेट्स द अमाउंट, जो अमाउंट है जो भी हमें मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट वो इस रेशियो में मिल रहा है। अब से पहले जो अमाउंट है वो इक्वल ये बता रहे थे, अब इन्होंने कोई रेशियो दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो पहली स्कीम के अंदर 5 साल में 12% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, 12 पंजे 60, 60% हो जाएगा इंटरेस्ट और 160% क्या हो जाएगा अमाउंट। तो 160% ऑफ ए, और इन्होंने अब की बार रेशियो बताया है तो मैं रेशियो ही लिख लूँ। का रेशियो किससे, 8 साल में 10% के हिसाब से, 10 8 80, 180%। रेशियो 180% ऑफ बी, रेशियो 12.5 इंटू 4, इसका डबल 25 का डबल 50, तो अमाउंट हो जाएगा 150% ऑफ सी इज इक्वल टू 3:7:, क्लियर। तो एक तो मैं यहाँ पर काट सकता हूँ इन सबको, 0, ठीक है। अब 16 ए की वैल्यू मुझे पता है, 18 बी की वैल्यू मुझे पता है, 15 सी की वैल्यू मुझे पता है, तो मुझे ए बी सी का रेशियो चाहिए। अगर 16 ए की वैल्यू 3 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/16, यानी कि ये सारी चीज़ें वहाँ जाकर डिवाइड कर देंगी। 18 बी की वैल्यू 7 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/18, सी की वैल्यू 4/15, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप इन सब को उस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दोगे जो 16, 18 और 15 का एलसीएम है। 16, 18 और 15 का एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। हम एलसीएम से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ताकि डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज ना रहे, ये फ्रैक्शन में ना आए, ये इंटीजर में आ जाए। या फिर मैंने आपको दूसरा तरीका क्या बताया था इसी काम को करने का। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि कुछ कट तो नहीं रहा, 3, 16, 7, 18, 4, 15 नहीं कट रहा, कुछ कट रहा होता है तो सिंपल हो जाती चीज़ें। दूसरा मैंने फास्ट तरीका क्या बताया था, एलसीएम लेने का दिल ना करे, एलसीएम थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, आसान लग रहा हो तो हम ले लेंगे, तो क्या करो 16, 18 और 15 इनके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दो। और ये काम मन ही मन में करने का है, ऐसे मैं लिखूंगा नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मुझे पता है कि जहां पर नीचे 16 है वहां पर 16 से 16 गया, वहां पर 18 और 15 आ जाएगा, तो ये हो गया 3, 18 और 15 रेशियो 7, जहां पर 18 है वहां पर 16 और 15 आ जाएगा। थोड़ा सा मैं फास्ट कर पाऊंगा, एलसीएम वेलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, जहां पर नीचे 15 है वहां पर 16 इंटू 18 कर दूंगा। अब मेरे को थोड़ा सा काटना जरूर पड़ेगा ऐसे लिखूंगा, तो एलसीएम नहीं लिया तो मैंने एक्स्ट्रा चीजें कुछ ले ली, तो अब मैं काट लूंगा। इन तीनों में एक तो भैया 3 कॉमन है, 3 छके 18, 3 पंजे 15, 3 छके 18, और क्या कॉमन है, 6 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन, 4 भी कॉमन है कि 4 भी नहीं है, 2 कॉमन है, तो 2 3 6, 2 8 16 है, 2 3 6, ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया, 3 3 9, 15 निम्मे 135, रेशियो 8 पंजे 40, 280, रेशियो 16 चौके 64, 3 चौके 12, 3 छके 18 और 1 19, 192। ए बी और सी का रेशियो मिल गया हमें, मिल गया हमें। अब आगे हम कर सकते हैं, अब इन्होंने क्या पूछा है, देन फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम सी, तो स्कीम सी के अंदर जो मनी इन्वेस्टेड है, तो भैया 24 8, ये किस चीज़ का मल्टीपल, आप देख सकते हो कि भैया 16 का मल्टीपल कौन सा है कौन सा नहीं है। आप यहाँ पर मल्टीपल 3 का मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, कौन सा ऑप्शन है, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ये 4 और 3 7 और दोनों, ये 3 का मल्टीपल है, 8 और 8 ये तो नहीं है, देखते हैं एलिमिनेट होते हैं कि नहीं। ये भी नहीं है, 3 का मल्टीपल 5 और 7 और 6 13 और 5 18, ये भी है, तो इन दोनों में से एक आंसर होएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमें सी का बताना है, तो 192 यूनिट सी में इन्वेस्ट हुए थे, टोटल इनका सम क्या है, यहाँ से मैं इसको 8 दे दूंगा ताकि ये 200 हो जाए और ये रह जाएगा 127, तो 200 और 280, 480 और 100, 580 और 20, 600, 607, टोटल 607 रुपये हैं, तो उसमें से 192 सी में इन्वेस्ट हुए और टोटल मनी कितना है 18210, ठीक है। 607 ये एंड में 3 दूनी 6 आएगा और एक 0 आएगी, सो दैट इज दिस ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं।
ये बताओ। ए बैंकर लैंड्स ₹4,000 एट सिंपल इंटरेस्ट टू कस्टमर। ओके, 4,000 रुपये वो उधार देता है कस्टमर को। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज X%, फॉर द सेकेंड ईयर इज X+3%, फॉर द थर्ड ईयर इज X%, X+6% एंड सो ऑन। तो यहाँ पर उसने कुछ पैटर्न बताया ना कि फर्स्ट ईयर के लिए X%, अगले साल के लिए 3% ज़्यादा, अगले साल के लिए 3% ज़्यादा, और वो बोल रहा है यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, कितने साल के लिए उसने दिए हैं? एट द एंड ऑफ 6th ईयर कस्टमर पेज दिस टू द बैंकर एंड क्लियर हिज डेट, अपने डेट को वो क्लियर कर देता है इतने रुपए पे करके, यानी कि ये टोटल नेट क्या है, ये अमाउंट है। तो हम देख लेते हैं भैया अमाउंट कितने परसेंट होगा। तो पहले साल जो ब्याज लगा वो लगा X%, अगले साल लगा X+3, अगले साल लगा X+6, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, लिख ही देता हूँ मैं, या फिर मुझे पता है कि X जो है 6 साल की बात हो रही है, X तो 6 बार आएगा ही आएगा। 6 साल की बात हो रही है, पहले साल X, अगले साल X+3, अगले साल X+6, अगले साल X+9, X तो 6 बार आएगा ही आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। और दूसरे साल से बात शुरू हुई है कि 3 का पहाड़ा चलेगा 15 तक, 6, 9, 12, 15, 3 से 18 मत कर देना, पहले साल में 3 नहीं था, दूसरे साल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और बिकॉज ये AP में है 3, 6, 9, 12, 15, तो जब आप एवरेज चैप्टर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो AP है इसकी एवरेज ये है 9। अगर एवरेज 9 है तो ये 5 चीज़ें हैं, इनका सम होएगा 9 5 45। तो जब आप एवरेज चैप्टर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 6x + 45%, इतने परसेंट वो ब्याज देगा। ठीक है, इतने परसेंट ब्याज लगेगा, और उसने ब्याज कितना दिया है, उस बंदे ने इतने रुपए दे के अपना पीछा छुड़ा लिया। तो मैं देख लेता हूँ कि उसने ब्याज कितने परसेंट दिया। परसेंटेज में ब्याज इतना है, जिसके अंदर X भी इंक्लूडेड है, X है, वेरिएबल है, मैं नहीं बता सकता। तो मैं एक्चुअल में ब्याज कितने परसेंट है वो मैं देख रहा हूँ। तो 4,000 रुपये के ऊपर उसने 7,480 रुपये दिए, तो कितना ब्याज दिया भैया, 3,480, 3,480। और ये कितने परसेंट है, उसका 1% कितना है, 40। तो 40 इसमें जितनी बार आएगा उतने ही परसेंट उसने ब्याज दिया। तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी ब्याज है परसेंटेज में, ये भी ब्याज है परसेंटेज में। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 8 32, 4 7 28, उसने 87% ब्याज दिया टोटल, तो जिसमें से 45 यहाँ पर कवर हो गया, 45 उधर जाके घटेगा, तो 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 में 5 गए 2, 8 में 4 गए 4, 42%। 6x इज इक्वल टू 42%, तो 6 7 42, x इज इक्वल टू 7%, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक ठाक चल रही है ना वीडियो? बताओ जी, ये बताओ। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें एलिगेशन वगैरह भी हम लगा सकते, एलिगेशन लगा सकते हैं, वेटेड एवरेज लगा सकते हैं, बट वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देना, थोड़ा सा सोचना, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन तो आप देख ही सकते हो, कभी भी देख सकते हो। ए पर्सन इन्वेस्ट सब मनी इन 2 बैंक्स इन द रेशियो 11:9। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, उसने 2 हिस्सों में बांट दिया रुपये को। मान लो 11 यूनिट यहाँ पर, 9 यूनिट यहाँ पर। यहाँ पर जो उसको रेट मिल रही है वो 19% मिल रही है, और ओवरऑल उसको दूसरे हिस्से पर भी कुछ रेट मिल रही होगी, हमें नहीं पता। ओवरऑल जो उसको रेट मिली, बट ओवरऑल एनुअल इंटरेस्ट ऑन द टोटल इन्वेस्टमेंट इज दिस। ठीक है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज दिस, सेकेंड इन्वेस्टमेंट में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो इतना है, तो बताइए टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो मुझे एक बात बताओ, आपको किस किस चीज़ की रेट गिवन है? फर्स्ट हिस्से की रेट गिवन है कि भैया फर्स्ट हिस्से के ऊपर उसको 19% मिल रहा है, और उसको ओवरऑल रेट गिवन है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट हिस्से और ओवरऑल जो हिस्से हैं उनके इंटरेस्ट का रेशियो निकाल सकता हूँ। मान लो उसने 11 रुपये जो इन्वेस्ट किए वो एक बैंक में इन्वेस्ट कर रखे हैं, 9 रुपये उसने दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रखे हैं। इस 11 रुपये के ऊपर उसको ब्याज मिल रहा है 19% के हिसाब से। तो जो क्या बोल रहा है ये, इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन सेकंड इन्वेस्टमेंट, जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो, और जो टोटल उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो, इन दोनों का मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में उसने 11 रुपये लगाए,
₹11 के ऊपर उसको 19% ब्याज मिल रहा है, 11 का 19%, तो ये इंटरेस्ट है, ब्याज है। और सेकंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसने, सॉरी सेकंड के ऊपर नहीं, टोटल, हमें टोटल का रेट पता है, 11 और 9 20, ₹20 के ऊपर उसको 23.5% ब्याज मिल रहा है। तो 23.5 को मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, तो 23.23 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं डबल करता हूँ वैसे, 23 दूनी 40 और 47/2, उसको इतना ब्याज मिल रहा है 47/2, तो 2 को मैंने ऊपर लिख दिया। तो ये रेशियो है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट का रेशियो है ये, उस टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो ब्याज लग रहा है उसका रेशियो। तो ये है जी 209/470। अगर उसको टोटल जो ब्याज 470 मिल रहा है, तो फर्स्ट वाले के ऊपर उसको 209 मिल रहा है, तो सेकंड वाले का तो आप निकाल सकते हो। टोटल ओवरऑल ब्याज अगर उसको 470 मिल रहा है, तो फर्स्ट वाले के ऊपर 209 मिल रहा है, तो घटाओ 470 में से इसको, तो 70 में से 9 गए 61, 4 में से 2 गए 2, ठीक है। तो 261 यूनिट अगर उसको ब्याज मिल रहा है सेकंड इन्वेस्टमेंट पर, तो 209 यूनिट उसको मिल रहा है फर्स्ट पर, और 470 उसको मिल रहा है ओवरऑल। और यहां पर इन्होंने बताया है कि उसको इतना ब्याज मिल रहा है सेकंड इन्वेस्टमेंट पर, तो 261 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये, तो 470 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये, और ये 470 यूनिट क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट पर जो ब्याज मिल रहा है वो। तो टोटल इन्वेस्टमेंट पर जो ब्याज मिल रहा है वो मुझे मिल गया, क्योंकि उसने टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी है, इसलिए मैंने 470 की वैल्यू निकाली, नहीं तो अगर फर्स्ट निकालनी होती तो मैं 209 की निकाल लेता, ठीक है, ओके। तो टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको जो ब्याज मिल रहा है वो ये है। वैसे टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्याज जो है वो परसेंटेज में कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 23.5%। अच्छा, ये 23.5% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, इसको 23.5 से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि 47/2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये 1% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। बस ये अपना आंसर है। 5 पर जा रहा है, 5 दूनी 10, 10 के आगे 3 0, दैट इज 10,000, एंड आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, क्लियर है। और मान लो कभी कभी ये हो कि आपको फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन वैसे स्ट्राइक ना हो जैसे मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ, तो कई बार स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मेरे को ऐसे क्यों नहीं स्ट्राइक हो रहा फर्स्ट टाइम में। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको फर्स्ट टाइम में वैसे स्ट्राइक हो जाता तो मेरे पास क्यों आए फिर। तो डेफिनेटली कई क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम में बेस्ट वे से स्ट्राइक हो जाएंगे, कई क्वेश्चन नहीं होंगे, और यही हमने सीखना है, उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब आपके साथ ही हो रही है, सबके साथ हो रही है, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट टाइम में उसी तरीके से स्ट्राइक हो रहा है और मैं 5-7 साल पढ़ा के उस तरीके से मेरे को स्ट्राइक हो रहा है, तो फिर ऐसे तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो आप। मतलब 7 साल हमने ऐसे ही निकाल दिए, मैं भी वहीं पर, आप भी वहीं पर। तो बिकॉज आप कुछ सीखने आए हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे भी, तो ऐसे फ्रस्ट्रेट मत होना जब आपको स्टार्टिंग में लेंदी मेथड्स स्ट्राइक हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सबके साथ होगा। अगे, ए पर्सन हैज इन्वेस्टेड सम अमाउंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कुछ रुपए एक बंदे ने इन्वेस्ट कर दिए कुछ टाइम के लिए, उसने बताया नहीं कितने टाइम के लिए। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 15% पर एनम, देन द अमाउंट बिकम्स दिस। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम हो तो अमाउंट इतना बन जाता है, और अगर रेट 6% हो, इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 6%, तो अमाउंट इतना बन जाता है। तो हमने बताना है सम कितना है। तो मैंने मान लिया कि जो टाइम है वो T ईयर्स है, ठीक है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम है तो अमाउंट, ना कि ब्याज, अमाउंट इतना बन जाता है। तो भैया अगर टाइम T ईयर्स है तो टोटल ब्याज कितने परसेंट लगेगा, 15 × T%। और अमाउंट की बात हो रही है तो नेट अमाउंट कितना होएगा, 100% प्लस 15 × T%। इसकी वैल्यू है, मेरे को यार ठीक है, तो इतने परसेंट प्रिंसिपल की वैल्यू है कितनी, 44,000, ठीक है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो टोटल अमाउंट कितना होएगा, 100% ऑफ प्रिंसिपल प्लस T साल में 6 × T%, 60% ब्याज। तो यहाँ पर अमाउंट टोटल हो जाता है 22,400।
तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, 100%, 100%, यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पर फ़र्क है कि यहाँ पर 15t% है, यहाँ पर 6t% है, तो 15 माइनस 6 9t%। ये वो वाला 90 वाला 19 है, 9 इंटू टी, तो 9t%, किस चीज़ का 90%, सॉरी 9 इंटू टी%, किस चीज़ का, प्रिंसिपल का 9 इंटू टी%। ये सारी जो परसेंटेज है प्रिंसिपल के परसेंटेज के फॉर्म में चल रही है। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर कितने का फर्क है देखो, 44,000 में से 22,000 गए, 22,000, अब 22,000 में से यहाँ से आपने 22,000 तो घटा दिए, 400 और घटाने हैं, 22,000 में से 400 गए 21,600। तो प्रिंसिपल का 9 इंटू टी% की वैल्यू ये है। अगर मैं 9 काट दूं तो टी% की वैल्यू ये है, तो 6t% की वैल्यू क्या होगी, इसको 6 गुणा कर दो, इसकी वैल्यू हो जाएगी 24 × 144 होता है 14,400। इसकी वैल्यू है 14,400, ठीक है। ये दोनों मिला के हैं 22,400, 22 में से 14 गए 8,000, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8,000। तो 100% ऑफ प्रिंसिपल इज 8,000, यही हमने बताना था, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो सर अगर वो टी की वैल्यू पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है ना, टी की वैल्यू भी पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम बता सकते हैं। दिस इज टी%, प्रिंसिपल का टी% है ये 2400, और प्रिंसिपल है ये, तो आप देख लो ये जो है ये प्रिंसिपल का कितने % है, प्रिंसिपल का 1% है 80, 80 का कितने गुना है, ये 30 गुना है, तो टी की वैल्यू 30 है, ठीक है। क्लियर है जी। The simple interest on a certain sum for 4/2/3 years at 6.3/4% is 8,820. What will be the amount of the same sum after 7.5 years at 8/1/3 at simple interest? ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, इतने टाइम के लिए इतना है, तो उसका अमाउंट कितना होएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ एक बार आप ट्राई करें, आप इजीली ट्राई कर लेंगे। मैं एक मैं दो वेज के बीच में सोच रहा हूँ कौन सा बेटर होगा, एक बार अगर मैं उस वे से बताऊँ, लेकिन ये अमाउंट पूछ रहे हैं तो उस वे से बताना ठीक नहीं रहेगा, नहीं निकलेगा, चलो ठीक है फिर। तो भाई फर्स्ट वाले केस में इतने टाइम के लिए इतने % रेट के हिसाब से, तो सबसे पहले आप देखो कि ब्याज जो लगा है वो कितने % है, वो हमें कैसे पता लगता है, रेट इंटू टाइम, कि ब्याज कितने % लगा है। तो 4 × 12 दूनी 12 और 2 14/3 गुणा में 6 चौके 24 और 3 27/4, टोटल इतने % ब्याज लग रहा है। तो ये कितने % है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 निम 27, तो 63/2%, तो 63/2% की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 8820। अब ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि भैया अमाउंट कितना होगा, ठीक है। तो 100 जोड़ देंगे ब्याज के अंदर, अमाउंट कितना होगा सेम सम के ऊपर 7.5 ईयर्स में। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि ब्याज कितने % लग रहा है, तो 7.5 का मतलब है 15/2, रेट है 8 × 24 और 25/3 प्लस में 100, है ना। ये ब्याज है और मैंने 100 जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि हम अमाउंट निकाल रहे हैं। अगर ब्याज 20% है तो अमाउंट 120% होता है, तो मैं 100 जोड़ रहा हूँ, जितना सिंप्लीफाई होएगा कर लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा भाई, 2 × 100 200, 25 5 125, तो 325/2%। इतने टाइम में इतने % के हिसाब से जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल का इतने % हो जाएगा, और प्रिंसिपल के इतने % की वैल्यू गिवन है, इतने % की निकालनी है, बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। 63/2% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू होएगी 8820 बटे में 63/2, और इतने % की वैल्यू होएगी गुणा में 325/2, एंड दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 21 × 63, 21 चौके 21 दूनी 3 14, ठीक है, 1 0, 14 5 70, 14 दूनी 28 और 7 35, 3 42 और 3 45, 45,500 ऑप्शन। क्लियर है, MTS का क्वेश्चन है, आगे बढ़े। ये बताओ जी,
एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, CGL 2018 Tier 2 का। एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं बताऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन। हालांकि मैं इसको करके आपको काफ़ी कम टाइम में बता दूंगा, लेकिन एग्ज़ाम में, और ये एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है Tier 2 का। एग्ज़ाम में कभी कभी ये क्वेश्चन मैंने लिया भी इसीलिए है, आपको ये दिखाऊं कि एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो रियल में कैलकुलेटिव हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं। तो बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी कि आप उसको स्किप कर दो। स्किप करने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने वो करना ही नहीं है, वो लास्ट में करना है भाई। सिंपल बात क्या है, वो लास्ट में करना है। और जो क्वेश्चन एक्चुअल में कैलकुलेटिव है, जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि एग्जाम में मान लो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया, 3512 इंटू 8713। ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल का क्या मतलब है, इसमें कोई भाई भयंकर कंसेप्ट है? कोई कंसेप्ट नहीं है। पहली क्लास का बच्चा भी कर लेगा इसको, उसको थोड़ा सा टाइम दो, 3-4 मिनट, वो कर लेगा। तो कई क्वेश्चन क्या होते हैं, वो एक्चुअल में कैलकुलेटिव होते हैं, या फिर हम क्या बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में टाइम टेकिंग होते हैं। आप इसके ऊपर कोई जादू नहीं चला पाओगे। क्या जादू चलाओगे आप इसको? कोई जादू नहीं चला पाओगे, आप टाइम लोगे। भाई मैं पहले से ही इस क्वेश्चन का कुछ सोच के आ जाऊं कि हेलो ये जल्दी हो रहा है, इसकी कोई वीकनेस ढूंढ के आपको इंप्रेस करने के लिए, वो अलग बात है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कई क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअल में टाइम टेकिंग आते हैं, तो वो टाइम लेंगे, आपका टाइम भी लेंगे, मेरा टाइम भी लेंगे, किसी और का टाइम भी लेंगे। अगर कोई कैलकुलेशन में बेटर है तो वो थोड़े से कुछ सेकंड बचा लेगा, लेकिन वो एक्चुअल में टाइम टेकिंग है। तो ये मत सोचना कि आप वहाँ पर कोई जादू वगैरह करोगे और उसको आप जल्दी कर पाओगे, नहीं। तो एक्चुअल में टाइम टेकिंग है, वो टाइम लेगा, तो उसको उस वक्त के लिए स्किप कर दो, उसको बाद में देख लेंगे अगर किसी छोटे मेथड से हो रहा है, या फिर उसको हम लेंदी मेथड से ही करें। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम का। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि इसको मैं जल्दी सॉल्व करके दिखा दूंगा, बट ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा वो मेथड स्ट्राइक हो। इसको करें फिर। तो जो एक्चुअल में कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वो टाइम लेगा। कई क्वेश्चन ऐसे हैं वो कैलकुलेटिव दिखते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमें पता लग जाएगा कि इसको अगर हम ठीक तरीके से हैंडल करें तो कैलकुलेटिव नहीं है। वो जिम्मेवारी मेरी है, आप कोर्स को रिपीट करोगे तो वो समझ आपकी अपने आप बन जाएगी। ठीक है, करते हैं। A sum amounts to this much at 9.25% per annum simple interest in 5.4 years। तो 5.4 साल में इतने परसेंट के हिसाब से जो अमाउंट है वो इतना हो जाता है, ब्याज नहीं अमाउंट। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे ब्याज कितने परसेंट है। तो इस कैलकुलेशन को करने का तो मैं आपको छोटा तरीका बता दूंगा, टेंशन मत लो। देखो, जब भी आपको 5 और 2 मिले तो उनको फ्यूज कर दो, उससे क्या बन जाएगा, उससे 10 बन जाएगा, जो कि बहुत ईजी है। तो यहाँ पर अपने पास 5 है, 25 है ना, 25 पड़ा है ना यहाँ पे। अगर यहाँ पर मेरे को 4 मिलता तो मैं इसको 4 देता, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है। क्यों? क्योंकि 25 और 4 मिलाकर तो 100 बना लेंगे। यहाँ से मैं सिर्फ 2 उठाऊंगा। अगर मैंने यहाँ से 2 उठाया तो यहाँ पर 27 बच जाएगा, 54 है। अब पॉइंट को भूल जाओ, मैं 3 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, इसमें 2 के बाद पॉइंट है, इसमें 4 के बाद। मैं गुणा करके 3 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, पॉइंट को भूल जाओ। इससे अगर मैं 2 उठाऊंगा तो मेरे को बाद में 27 से गुणा करनी पड़ेगी, तो मैं 2 भी नहीं उठाऊंगा, मैं 2 के साथ एक 3 भी खींच के लाऊंगा कि आजा भाई, एक 3 को भी उठा के लाऊंगा, यानी कि 6 उठा के मैं ला रहा हूं। तो यहां पर 9 बच जाएगा, है ना। और 6 अगर मैं इसको दूंगा, 6 इंटू 25, 25 छिके 150, एक कैरी हो गया, 6 में 54 और 1 55। अब देखो, 9 पंजे 45 और 4 45 और 4। ठीक है, 3 के बाद मैंने पॉइंट लगाना था, तो 3 के बाद पॉइंट ये लग गया। तो सिंपल इंटरेस्ट इतने परसेंट है, 49.95। अगर मैं बात करूँ अमाउंट की, तो मैं इसके अंदर 100 जोड़ दूंगा, तो दैट विल बी 149.95%, जिसकी वैल्यू है ये इतने रुपए। तो प्रिंसिपल के इतने परसेंट की वैल्यू ये है। तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। सेम सम के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इतने साल में इतने परसेंट रेट के हिसाब से। मैं इनको फिर से गुणा करूंगा, यहाँ पर एक 5 है, वहाँ पर एक 2 है, तो वहाँ से 2 को उठाकर मैं इसको दूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 9। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर मैंने 2 उठाया तो पॉइंट को भूल जाओ, यहाँ के पॉइंट को अलग ही मैंने रख लिया, 43 4.3 ऐसे मान लेते हैं ना। ठीक है, तो 9 3 27, 9 चौके 36 और 2 38।
ठीक है, तो 38.7% की वैल्यू मुझे निकालनी है, इतने परसेंट की वैल्यू गिवन है। तो एज ए कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर कुछ है, अगर मैं 9.25 की जगह 5 कर दूं और इसे 5.4 की जगह 10 कर दूं, अगर मैं वैल्यूज़ को बदल दूं, अगर मैं इजी वैल्यूज़ पुट कर दूं, हैं, इसकी जगह 8 कर दूं, इसकी जगह 2 कर दूं, तो इस क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन के कारण ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कैलकुलेशन के कारण ये टाइम ले ले। हमें क्वेश्चन को ऐसे पहचानना भी आना चाहिए। ठीक है, तो इतने परसेंट की वैल्यू गिवन है, इतने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत ही इजी तरीका है। इतने परसेंट की वैल्यू अगर गिवन है तो 1% की वैल्यू क्या होगी, दिस डिवाइडेड बाई दिस, और इतने परसेंट की वैल्यू क्या होगी, गुणा में दिस। उसको आप सॉल्व कर लो, आंसर टिक कर दो आगे। एक तो वो तरीका है, लेंदी तरीका है, मैंने उस कैलकुलेशन को करके भी देखा है, दिमाग खराब करने वाली कैलकुलेशन है, बिना वजह लेंदी जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अप्रोक्सीमेट करें, और एग्जाम में हो सकता है पहली बार आप मेरे को एक क्वेश्चन दोगे तो मैं अप्रोक्सीमेट ना भी करूं, क्योंकि भैया एग्जामिनर कई बार ऐसी रकम भी देता है जो इजीली कट जाती हैं, तो हो सकता है मैं काटने में टाइम वेस्ट कर दूं, बाद में पता चले ये इतनी इजीली कट भी नहीं रहा है ना। तो इसलिए मैं आपको ऐसे फैंसी चीज़ें नहीं बताऊंगा। जो क्वेश्चन एक्चुअल में कैलकुलेटिव होगा, मैं ऑनेस्टली बोल दूंगा एक्चुअल में कैलकुलेटिव है, मैं जादू करके नहीं दिखाऊंगा ना। हाँ, अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको डील करने का बेस्ट वे क्या रहेगा, हम देखेंगे वैल्यूज़ को अगर हम ट्वीक कर सकते हैं कि नहीं। देखो ये 149.95 है, तो ये 150% के लगभग है, बिल्कुल 0.05% ही कम है, और इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो ये 14,395 है, तो इसको मैं 14,400 कर दूं, ये मैंने अप्रोक्सीमेट किया है। तो मैंने इसको कितना, इसको कुछ परसेंट बढ़ाया है, और इसको मैंने कुछ जस्ट 4.8 बढ़ाया है, मैंने इतना ज़्यादा चेंज नहीं किया है, दोनों को बढ़ाया है। तो थोड़ी सी यहाँ की अप्रोक्सीमेशन थोड़ी सी इसको बैलेंस करेगी, और ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि 2-3 का फ़र्क है, थोड़ा सा ज़्यादा का फ़र्क है, तो हम ठीक ठाक कर लेंगे काम। तो 150% की वैल्यू अगर इतनी है, किसी चीज़ का 150% ये है, तो 150% यानी कि 3/2 टाइम्स, तो वो वैल्यू कितनी होएगी, वो वैल्यू होएगी इसका 2-3 टाइम्स इतनी, यानी कि उसका 100% कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 8 24, 9600। तो मुझे 9600 का 38.7% निकालना है, तो 9600 का 1% कितना है, 96, तो 38.7% कितना हो जाएगा, 96 इंटू 38.7, खत्म। तो इसको 16 और 6 इन दो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 7 112, 11 16 8 128, 129 13, 16 48 और 13 61। अब मैं 6 से गुणा कर रहा हूँ, 6 दूनी 12, 6 54 और 1 55, 5 6 और 5 11, 6 6 36 और 1 37, एक के बाद लगाऊंगा पॉइंट, 3715.20, दैट इज, ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट आ गया। हालांकि हमने अप्रोक्सीमेट किया था, एग्जैक्ट तो ये तुक्के से आ गया, थोड़ा सा इसके आसपास भी आता तो यही टिक करते। ठीक है जी, क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, तो ऐसे क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, ये सबके लिए कैलकुलेटिव होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कोई नहीं कर पाएगा उसको विद इन टाइम। अगर कोई करेगा तो वो 3-4 मिनट लेगा, तो वो उसी का नुकसान है, अगर वो उसको लास्ट में करने की बजाय पहले कर रहा है तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, जो क्वेश्चन एक्चुअल में डूएबल है उनको करेंगे पहले एटलीस्ट, और वैसे क्वेश्चन 100 में से एक ही आता है, टीयर 2 में एक आ गया ऐसे काम का दिमाग खराब करने वाला, उसकी वजह से ना आपकी जॉब रुकती ना आपकी रैंक रुकती। ₹6000 becomes 7200 in 4 years at a certain rate of simple interest. If the rate becomes 1.5 times of itself, the amount of same principal in 5 years will be what? मज़ेदार क्वेश्चन है बहुत। देखो जी, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो 100 तो एक कांस्टेंट चीज़ है, 100 की वैल्यू तो 100 ही रहती है, प्रिंसिपल रेट और टाइम चेंज हो सकते हैं। अगर आप प्रिंसिपल को डबल कर दोगे और बाकी चीज़ें सेम रखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाएगा, प्रिंसिपल का डायरेक्ट असर सिंपल इंटरेस्ट पर होएगा, है ना। रेट को 3 गुना कर दिया मैंने तो सिंपल इंटरेस्ट उतना ही गुना हो जाएगा, अगर बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखा। इसको 2 गुना कर दिया, इसको 3 गुना कर दिया तो सिंपल इंटरेस्ट 6 गुना हो जाएगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। प्रिंसिपल रेट और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनको जितना गुना करोगे उतने ही गुना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, सीधी बात है। और हाँ, अमाउंट उतने गुना नहीं होएगा, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये प्लस आ गया, प्लस प्लस, यहां पर क्या है, गुणा है। ऐसे अमाउंट को मत करने लग जाना कि टाइम डबल हो गया तो अमाउंट डबल हो जाएगा, नहीं, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट के फॉर्मूले के अंदर ये प्लस आ गया। चीजें जब गुणा में होती हैं तो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अब इस चीज को हम यहां पर अप्लाई करते हैं कि 6,000 रुपये 7200 हो जाते हैं 4 साल में एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ द रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर्स। अमाउंट कितना होएगा, मैं अमाउंट डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, मैं डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, अमाउंट बाद में निकाल लूँगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा था, सिंपल इंटरेस्ट 6,000 से 7200 हुए थे रुपये, तो 1200 रुपये लगा था। तो पहले इंटरेस्ट 1200 रुपये था। अब मुझे एक बात बताओ, टाइम कितने गुना हो गया, पहले टाइम था 4 ईयर्स, अब टाइम है 5 ईयर्स। तो कोई भी चीज़ कितने गुना होती है कैसे पता चलता है, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, कि पहले 4 थी अब 5 हो गई, 5/4 टाइम्स। तो टाइम 5/4 टाइम्स हो गया, तो भैया ब्याज भी 5/4 टाइम्स हो जाएगा। और प्रिंसिपल तो उतना ही रहा है, 6,000 ही। तो ठीक है, जो जो चीज़ें चेंज हुई है उनका इफेक्ट मैं लिखूंगा। रेट जो है 1.5 गुना हो गई, तो भैया ब्याज के ऊपर इसका असर यही पड़ेगा, ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा। तो अब इन दो चीज़ों के चेंज होने के कारण ब्याज इतना हो जाएगा, इनका असर मैंने ब्याज पर देख लिया। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 से अगर आप काटोगे तो 15 पर, 15 पंजे 75 थी, ये 225 होता है शायद, तो 2250 अब इंटरेस्ट हो जाएगा। और प्रिंसिपल है जी 6,000, अगर आप इसके अंदर ये जोड़ोगे 8,250 नया अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है जी, ठीक है, बताओ। सीजीएल 2018 टीयर 2 का एक्चुअल क्वेश्चन है, तो देखना हम इसको कितना फास्ट कर लेंगे। उम्मीद है कि आप ही कर लोगे मेरे बताने से पहले। ए सम ऑफ रुपीज़ 10,500 अमाउंट्स टू दिस मच, तो ब्याज कितना लगा है भाई, यहाँ पर इसमें से उसको मैं घटा रहा हूँ, 3,325 ब्याज इतना लगा है। तो इतना ब्याज लगता है इतने टाइम में किसी रेट पर। अब ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर्स एट डबल द रेट। तो टाइम कितने गुना हो गया, इतना था इतना हो गया, तो फाइनली हो गया 5, पहले था 5 से 15 और 4 19/5। ठीक है, तो टाइम का ये असर हो गया, और रेट हो गई डबल, तो ब्याज भी डबल। ये सिंपल है जी, तो इतना हो जाएगा आपका ब्याज। और इसने ब्याज ही पूछा है, 19 से कम 19, 13 में से 9 गई 4, 14 बचेगा, 19 7 133, तो 9 बचेगा, 19 पंजे 95। ठीक है, 5 और 2 मिलाकर तो 10 बना ही लेंगे। ठीक है, 5 इंटू 10 85 और 2 87, 8750, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर, इस सम ऑफ, ये भी 2018 टीयर 2 का क्वेश्चन है सीसीएल का। ए सम ऑफ रुपीज 8400 अमाउंट्स टू दिस मच एट 8.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन ए सर्टेन टाइम। 8400 रुपये का इतना अमाउंट हो जाता है इस रेट पर कुछ टाइम में। वट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 9600 एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। रेट सेम है, टाइम सेम है, सिर्फ प्रिंसिपल बदला है। तो प्रिंसिपल अगर डबल हो जाएगा तो डबल ब्याज, ट्रिपल हो जाएगा तो ट्रिपल ब्याज। देख लेते हैं प्रिंसिपल कितने गुना हुआ है, क्योंकि हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। ये चीज़ें तो बदली नहीं, प्रिंसिपल जितने गुना हुआ उतने गुना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट कितने गुना था भाई, घटाएं उससे, 110 में से 84 गए 26, पहले इसमें से मैंने ये घटा दिया, तो पहले इंटरेस्ट इतना था और प्रिंसिपल फाइनली कितना हो गया 9600, पहले कितना था 8400। दैट्स इट, सिंपल। 12 7 84, 12 8 96, 7 ये 21
सत्तू सत्तू 49, सत्तू 8 56, 8 8 64, एंड में 4 आना चाहिए। एक्चुअल क्वेश्चन है आपके एग्जाम का ऑप्शन डी। ठीक है, A sum of money amounts to 15,360 रुपये in 4 years. If the rate of interest becomes 1.2 times, then the amount becomes 16,032 in the same time. Then find the rate of interest. बताओ जरा, देखता हूँ आप बताओगे कि नहीं। इस क्वेश्चन में क्या क्या चेंज हुआ है? प्रिंसिपल चेंज हुआ है, प्रिंसिपल तो उतना ही है जितना पहले था। ठीक है, टाइम भी उतना ही है, इन द सेम टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है प्रिंसिपल पर, रेट पर, टाइम पर। प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ, टाइम चेंज नहीं हुआ। रेट डबल होएगी तो ब्याज भी डबल, रेट 3 गुना हो गई तो ब्याज भी 3 गुना, रेट जितने गुना हो जाएगी उतना ही गुना ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो रेट जो है 1.2 टाइम्स हो गई पहले से, यानी कि अगर रेट पहले 5 थी तो अब 6 हो गई। 1.2 का मतलब क्या है? 7/5 गुना। अगर रेट पहले 5 थी तो आज के दिन 6 हो गई। तो अगर पहले 5 यूनिट ब्याज लग रहा था तो आज 6 यूनिट ब्याज लगेगा। ठीक है, अब 1 यूनिट ब्याज ज़्यादा लग रहा है, और ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वो वही आएगा जो इस केस में एक्स्ट्रा ब्याज लग चुका है। तो इस सेकंड वाले केस में एक्स्ट्रा ब्याज कितना लगा है, तो इसमें से उसको घटाते हैं। तो 2 13 में 6 गए 7, ये हो गए 672। तो सेकंड वाले केस में 672 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज लगा है। तो पहले अगर ब्याज 5 लगा था तो आज 6 लग रहा है रेट के कारण। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो पहले 5 यूनिट, पहले ब्याज कितना लग रहा था, इसको मैं 5 गुना करूंगा। 672 का आधा कितना हो जाएगा जी? 336, 3360। पहले इतना ब्याज लग रहा था। अब तो आप इजीली बता दो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। इतना ब्याज लग रहा था पहले, ये अमाउंट है, ये ब्याज है। अब हम इजीली बता सकते हैं, अगर ये अमाउंट है, ये इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना होएगा? 15,360 में से 3,360 घटाओगे 12,000, 12,000 इंटरेस्ट है। 12,000 के ऊपर 3,360 रुपये ब्याज लगा है। कितने टाइम में? 4 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज लगेगा? 3,360 डिवाइडेड बाई 4। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, 1 साल में इतना लगेगा। तो ये 1 साल में कितने % लग रहा है जी? किसका परसेंटेज देखेंगे? इसका। तो इसका 1% कितना है? 120। तो 120 से डिवाइड करूंगा, 1% इसमें कितनी बार आ रहा है? नहीं, तो बस इसको सॉल्व कर लो, खत्म। 12 24, 12 से कट नहीं रहा। ठीक है, माई मिस्टेक, मैं 4 से काट रहा हूँ पहले। क्यों नहीं कट रहा यार 12 से? दिल तोड़ दिया, इंसानियत बाकी नहीं है आजकल। 4 8 32, 4 चौके 16, कट तो रहा है 12 से, 12 7 84। हमारे अंदर ही इंसानियत बाकी नहीं है। ऑप्शन भी हम काट ही नहीं पा रहे। आंसर इस ऑप्शन। ये बताओ। राघव लेंट 7500 टू गोपाल फॉर 3 years एंड 5,000 टू सचिन फॉर 4 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एंड रिसीव्ड दिस मच इन ऑल एज इंटरेस्ट पेड बाई सचिन इज। यहाँ पर हमें रेट वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम रेट वगैरह निकाल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर वो रेट भी पूछ सकता है, हमने पहले ऐसा क्वेश्चन किया भी है इसी लेक्चर के अंदर। 22,000 के ऊपर 2200 10% रेट आई थी, अगर आपको याद हो तो। लेकिन यहाँ पर हमें रेट नहीं निकालना, हमें इंटरेस्ट पूछा है, सचिन ने कितना इंटरेस्ट पे किया, हम डायरेक्टली वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें टोटल इंटरेस्ट पता है, जी हाँ टोटल इंटरेस्ट हमें पता है, तो हम दोनों के इंटरेस्ट का रेशियो निकाल सकते हैं। राघव ने गोपाल को कितने रुपए दिए? अब इंटरेस्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि भैया प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, टाइम कितना है। ठीक है, तो राघव ने गोपाल को कितने रुपए दिए? 7500 दिए। कितने टाइम के लिए? 4 साल के लिए। तो कुछ ना कुछ तो रेट होगी, लेकिन दोनों केस में रेट सेम है, सेम रेट, फर्क ही नहीं पड़ता रेट कितनी भी हो। प्रिंसिपल और टाइम वेरी कर रहे हैं, इन दो के ऊपर डिपेंड करेगा इंटरेस्ट। तो गोपाल को 7500 रुपये दिए 4 साल के लिए, और सचिन को 5,000 रुपये दिए, गोपाल को 3 साल के लिए दिए और सचिन को 4 साल के लिए दिए। तो ये इनके इंटरेस्ट का रेशियो होएगा। गोपाल ने अगर इतना इंटरेस्ट पे किया है तो सचिन ने इतना इंटरेस्ट पे किया है। क्लियर है? इन दोनों के इंटरेस्ट का रेशियो आपको मिल जाएगा।
25 दूनी 50, 25 × 3 = 75, 3 × 3 = 9/8। ठीक है, दोनों ने अगर 17 रुपये इंटरेस्ट पे किया है तो सचिन ने 8 रुपये इंटरेस्ट पे किया है। 17 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी जी ये, और 8 की वैल्यू हो जाएगी जी। दैट्स इट। 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 21 8 168, 1680। दैट्स इट। दैट इज ऑप्शन सी। एक्चुअल में MTS में पूछा गया क्वेश्चन। 11 अक्टूबर 2021 को जो पेपर हुआ था MTS का, उसमें पूछा गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल इस लेक्चर के अंदर। अगले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, लगे रहिए। और जब आप कोई भी कंसेप्ट लेक्चर देखते हो तो आप क्वेश्चंस को मेरे से पहले सॉल्व करते हो। ठीक है, साथ के साथ, है ना, साथ के साथ जब आप कंसेप्ट लेक्चर देख रहे हो तो वीडियो को बीच में, तो आप बाद में भी कर लिया करो उनको सॉल्व अलग से। आप सेम क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करोगे तो भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे आपके कंसेप्ट्स इंप्रूव होते जाएंगे। अगले में मिलते हैं।